अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 1 का मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर आचार्य भामह को चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फटाफट उत्तर करिए। और मुझे उम्मीद है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन को आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब देकर के अपने खाते में 1 अंक अर्जित किया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने ध्वनि से संबंधित बताया, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। बड़े आसान से प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि 100% इन प्रश्नों को आप सही हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आज जानते हैं कि भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, संकोक, अनुमितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो इसमें भुक्तिवाद आचार्य मम्मट का सिद्धांत नहीं है। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अधिक पदत्व दोष दे करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्यशास्त्र का प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 7 है साथियों, विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित करने वाले आचार्य कौन हैं। तो यह दिया गया सूत्र भरत मुनि का सूत्र है। बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। पीएचडी 2004 और का यह और पीएचडी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है। कुवलयानंद के रचनाकार आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प बी को छोड़ करके अप्पय दीक्षित को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या 3 है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी आचार्य भामह का, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह सीधे सीधे अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला है कि सही युग्म की पहचान करनी है आपको। तो इसमें से सही युग्म के रूप में अगर आपने वैदर्भी को माधुर्य गुण से जोड़ा है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो इन पंक्तियों में आपने अगर गुण के रूप में माधुर्य गुण चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है। साथियों फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वहां पर कौन सा गुण होगा। तो जब ऊर्जा आपकी तेज आपका बढ़ेगा, तो वहां पर ओज गुण हो जाएगा। विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपुधर देख के विरहीन तिय अकुलाय, इनमें कौन सा काव्य दोष है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है क्लिष्टत्व दोष है। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। आचार्य दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम
मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके काव्यादर्श को चुना होगा। तो सी विकल्प दे करके इस प्रश्न का सही जवाब आपके खाते में जुड़ा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम यह परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नाटक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य शंकु को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, अनुभावों के कितने भेद होते हैं और अनुभावों के भेद कितने होते हैं? इसका आपको जवाब देना है और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 2, अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जो है सेलेक्ट किया विकल्प डी वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, अलंकार के लिए भामा, उपमा के लिए कालिदास और करुण के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें आपने चयनित कर लिया है अनुमानवाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चंपू काव्य के दो भेद कौन से हैं? तो चंपू काव्य के दो भेद विरुद्ध और विरुद्धक और करम्भक। विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु कैसा अनुभव है? तो यह एक सात्विक अनुभव होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले हैं आचार्य वामन। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है? और प्रश्न संख्या 31 का उत्तर
अगर आपने चुन लिया है आचार्य वामन विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न क्या है कि काशिका क्या है। प्रश्न संख्या 32 का जवाब आपको बताना है कि काशिका क्या है, और आपने उत्तर में पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है। तो रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक हैं पंडित राज जगन्नाथ, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रस भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आचार्य शंकुक द्वारा दिया गया सिद्धांत जो है वह अनुमितिवाद कहलाता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक महोदय हैं, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य मम्मट की रचना आपको बतानी है, और प्रश्न संख्या 36 का उत्तर अगर आपने काव्य प्रकाश चुन लिया है, तो डी विकल्प का उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आचार्य भामा को चुन करके आपने बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी। तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि ने, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रामचंद्र मूलचंद, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें रस, ध्वनि और अलंकार हैं, जबकि शैली विज्ञान नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या कितनी है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने दिया होगा 10, तो बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प। अगला प्रश्न, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, यह कथन असत्य है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, तो यह भी कथन असत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, यह भी कथन असत्य है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं, यह कथन बिल्कुल सही है, डी विकल्प के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया। अगला प्रश्न है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण व्यंजित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ओज दे करके विकल्प बी को चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कंकण क्वणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे शब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न सुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने च्युत संस्कार दोष विकल्प डी को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार के रूप में आपने चुना विकल्प दंडी को, डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सप्तर्थे पृथ्वी गर्थया स्वर व्यंजनम संहते, कर्मणेर तनैव वावृत्तिर्मयकम विनिगद्यते, यमक की परिभाषा यह किस आचार्य ने दी है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा
विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सट्टक क्या है? तो सट्टक जो है यह एक प्रकार का नाटक है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसाप कर्षा दोषा उक्त किस आचार्य की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कीरति बनति भूति भली सोई असुर सरि सम सब कहत हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी लोक मंगल। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें अलंकार सूत्र वृत्ति है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया व्यंजना शब्द शक्ति, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में अगर आपने ध्वनि के रूप में सेलेक्ट कर लिया है युग्मक ध्वनि, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया छल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? और जवाब हो जाएगा इसका, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति से। बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। और अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुनि जल ज्यों शरीर शमश्याम में कौन सा अलंकार है? तो समता सूचक शब्द से आप तुरंत जो है जाएंगे उपमा पे, लेकिन यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुबरन सुख माकर सुखद न थोर अस्य अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने व्यतिरेक दिया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अनुमितिवाद सेलेक्ट किया होगा। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विशेषोक्ति चुना होगा। और बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। पीएचडी 2009 का यह पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न की नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र का रचनाकार आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 63 का अगर जवाब आपने विकल्प ए चुन लिया है आचार्य भरत मुनि को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? इसका आपको जवाब बताना है।
और प्रश्न संख्या 64 का अगर उत्तर आपने लक्षणा चुन लिया है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब यह पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आपने हास्य रस चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 है कि आचार्य भरत के किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का जवाब आपने शांत रस दे करके बिल्कुल सही जवाब अपने खाते में जोड़ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मनहु मगी अंग अंग छवि छलके, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 67 का आपने व्यंजना शब्द शक्ति अगर चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने आचार्य वामन को चुना, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। सी विकल्प राइट आंसर है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब माधुर्य गुण चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या सामान्य तौर पर 33 मानी जाती है। देव ने छल नामक एक संचारी भाव बता करके 34 इसकी संख्या कर दी है, लेकिन विद्वानों का जो मत है, एक मत, वह 33 पर ही ज्यादा लोग सहमत हैं। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। और पीएचडी 2011 का भैया पूछा गया प्रश्न है यह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 71 है कि वीर रस प्रधान रचना, इसमें से वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, वीर रस प्रधान रचना में आपने ओज गुण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। यह भी पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। तो साथियों, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि को कटिए वृषभानु जा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आर्थी व्यंजना को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर अभिनव गुप्त को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन नहीं है। तो संकलन त्रय में इसमें कौन नहीं आएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कथानक। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें अगर आपने विषाद दान को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प बी को भरत मुनि का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आने वाला विकल्प इसमें सात्विक अनुभाव होता है। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नियताप्ति चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भीमसेन को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है या कथन किसका है? तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है या कथन मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय का है। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते किसने कहा है? और जवाब हो जाएगा इसका आचार्य दंडी ने। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बी विकल्प चुना है आर्थी व्यंजना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व अगर आपने कथा वस्तु अभिनेता रस सबको चुन करके विकल्प डी का चयन किया है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भट्ट लोलट चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, इनमें कौन सा रस है? तो इसमें अगर रस के रूप में आपने विभत्स रस चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्षमा करें, इसमें जो है भयानक रस होगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, तो इसमें जो है भयानक रस है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध अगर आपने चयनित कर लिया है अद्भुत रस से तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपस्मार क्या है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने एक संचारी भाव सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिंब का क्या काम है? तो बिंब का काम क्या होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया काव्य को सजीव बनाना तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आपको जवाब बताना है और इसमें काव्यानुशासन, साहित्यादर्पण, रस गंगाधर और रस मंजरी, विकल्प डी अगर आपने चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि 10 रूपकम के लेखक कौन है? तो 10 रूपकम कृति का रचनाकार धनंजय को आपने चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? तो रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की विवेचना करने वाले आचार्य भट्टनायक हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। भावकत्व, भोजकत्व, भट्टनायक, भाव से भ से जोड़ लीजिएगा आप लोग भट्टनायक।
अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो यह आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसोवैशः को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी उक्तियां हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी देव को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने श्री शंकु को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेदों की संख्या कितनी है? तो इसका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें हो जाएगा विकल्प डी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो आचार्य मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और अलंकार के रूप में आपने अनुप्रास को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यह मान्यता आचार्य भट्ट नायक की है। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात यह कथन आचार्य वामन का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भट्टलोलट दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश का रचनाकार कौन है? और काव्य प्रकाश के रचनाकार के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य मम्मट को, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो आचार्य दंडी इसमें से अलंकारवादी आचार्य हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? और इसका जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी नाट्यशास्त्र, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस सामग्री विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव ये रस सामग्री हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। और इसमें काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा हैं। बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य को शोभा कारक तत्व है, यह भी सही कथन है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन गलत है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है, यह भी कथन सही है। यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा कार्यालयी भाषा की जो कार्यालयी हिंदी होती है उसकी भाषा हमेशा अभिधा होनी चाहिए। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब हो जाएगा 5। सी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो जवाब हो जाएगा माधुर्य, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पांडव की प्रतिमा समलेखों अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो है आपका शब्द दोष है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और इसमें काल दोष भी होना चाहिए, कोई काल दोष, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए पुनरुक्ति दोष। कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? इसका आपको जवाब बताना है। एनवीएस पीजीटी 2014 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब में अगर आपने व्यंग्यार्थ चुना तो डी विकल्प साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 121 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी लक्षणा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, यहां पर इसका लक्ष्यार्थ होगा, यहाँ गीदड़ और सिंह ये दोनों लक्ष्यार्थ लेकर के ही आप इस वाक्य का अर्थ निकालेंगे। यानी सिंह की तरह ताकतवर पुरुष जब युद्ध के क्षेत्र में उतरा तो शेर की भांति गीदड़ की भांति के लोग जो थे, डरपोक किस्म के लोग थे, वे वहां से भाग खड़े हुए। तो यह लक्षण शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 122 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। इसमें जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ रहित दोषों काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य मम्मट चुना होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय धर्म कर्ता रो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो काव्य शोभाया कर्ता रो धर्मा गुणा, यह काव्य गुण की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न जो रचना होती है वह ओज गुण से संपन्न रचना होती है, यह भरत मुनि द्वारा दिया गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अप्रयुक्त दोष। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य क्षेमेंद्र को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प
बी रति को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आचार्य शंकुक ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी भरत मुनि को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रस सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत इसमें डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। केवीएस पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और साथियों सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का यह अद्भुत संकलन है, तो इनका अवलोकन आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए। और प्रश्न संख्या 134 है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? और छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को माना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से आप जानते हैं कि दोहा, चौपाई और रोला मात्रिक छंद हैं, तो विकल्प इसमें सवैया सी के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्णिक छंदों में विचार किसका होता है, इसका आपको जवाब बताना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साथियों, इसमें जो है वर्णों से ही गणना की जाती है, और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी अरुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, इसमें प्रयुक्त छंद आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके सवैया चुना होगा, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके वाणिक छंद विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब के साथ। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी को उपेंद्र वज्रा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें आचार्य विश्वनाथ हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णिक छंदों में गणों का प्रकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 8 चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। या माता राजभान शलगा सूत्र होता है इसका, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद बड़ा चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है। और आपने ए, बी, डी को छोड़ करके सोरठा चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? अवधि का निजी छंद अगर आपने
विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके बरवय को चुना है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोरठा का विपरीत है? अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि सोरठा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा का अगर विपरीत छंद देखा जाए तो वह सोरठा होता है। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? और डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं कि मात्राएं होती हैं 16, और सी विकल्प का उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 148 है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब अगर आपने दिया है 12, 7, 19, बी विकल्प के साथ बरवय बिल्कुल सही जवाब। 12-12 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, बरवय छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? तो यह एक प्रकार का छंद है भैया, ए विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है? इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया होगा। विकल्प रोला, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। रोला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपको फटाफट आंसर टिक कर दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा दोहा, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके चौपाई चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दोहा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सरसी छंद में होती है, बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर्यायती होती है और अंत में गुरु एवं लघु होता है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और जवाब में अगर आपने चुन लिया है सोरठा को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, फटाफट उत्तर करिए। छप्पे में जो है 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? प्रश्न संख्या 158 का हल करना है आपको।
फटाफट उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कुंडलियां होता है, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस छंद के 4 से अधिक चरण होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने छप्पे चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की हद से कुल 19 मात्राएं होती हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12वें चुना, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 12-12 पर और 7-7 पर, तो यह जो है 12वें होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, अतिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12वें चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद इस विकल्प में जहां है उसका आपको चयन करना है। तो मात्रिक छंद वाला विकल्प इसमें चौपाई, दोहा और रोला, विकल्प सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, रोला और चौपाई सारे ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो इसमें रोला, दोहा और हर गीत का मात्रिक छंद है, मंद्रा, कांता वर्णिक छंद का उदाहरण है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके हर गीत का विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर विकल्प डी श्लेष अलंकार होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बनेगा आपका अनुप्रास अलंकार, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी लाटा अनुप्रास तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग वा खाए बौराय, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो दोनों ही कनक के अलग अलग होंगे और आवृत्ति हुई है शब्द की यमक के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजम तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प स्लेश ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी उत्प्रेक्षा को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। इसमें झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, अब मानो जल बरस रहे हो श्यामन घन काले, क्योंकि इसमें जन जानो मन मानो शब्द से ही तुरंत उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, अतु मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में अलंकार आपको बताना है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है
आपका अलंकार बनेगा। यहाँ उर्वशी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग हैं। विकल्प ए के साथ आप गए। यमक का उदाहरण बिल्कुल राइट।